मैं क्या बोलूं? मैंने बोला किसी एक को एब्सेंट रहना जरूरी है क्या आपके क्लास में? कोई एक तो नहीं आता है। पता नहीं मैम। लास्ट चैप्टर है आज का दिन, और नेक्स्ट लेक्चर 2 दिन में खत्म हो जाएगा। हो सके तो आज ही खत्म कर देते हैं। okay? कल मैंने एक्स्ट्रा लेक्चर रखा था लेकिन इसीलिए कल नहीं लिया कि आज 2 घंटे का हो जाए सीधा तो अच्छा रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। ओके, अगर यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या कुछ ज्यादा हो रहा है तो बोल देना, बिकॉज दिस इज माई PhD टॉपिक, तो बहुत बेसिक मेरे लिए भी बहुत बेसिक हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये तो आपको आता ही है और आपको नहीं आता है तो बोल देना कि मैम ये सब नहीं पता है बीच में, कि मैं इस टॉपिक के अंदर बहुत अंदर घुसी हुई हूँ तो मुझे भी बाहर निकलना पड़ रहा है इसके लिए। लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग is main subject is research operation. Sorry. As we have one subject as a calculus in mathematics, similarly we have one subject which is research operations. Okay, and in research operations we have one topic which is linear programming. क्या होता है रिसर्च ऑपरेशंस के अंदर? इसके आगे वाला जो चैप्टर किया था हमने लीनियर रिग्रेशन, वो भी इसी का एक टॉपिक है, एक छोटा सा पार्ट है। Research operations is basically for the optimization and we all know that what is optimization, right? पता है ना सभी को ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? Yes or no? Yes. Okay, so research operations is a whole subject for just and just optimization methods. Okay, and in optimization method one method is linear programming. Linear programming जो है वो किसके लिए यूजफुल है? तो हमारे पास ज्यादा मतलब ये ऑप्टिमाइजेशन हम किसको करते हैं? तो ये ऑप्टिमाइज हम करते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि ये जो ऑपरेशन रिसर्च है वो पूरा पूरा जो है वो बिजनेस के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, उसके ऊपर बेस्ड है कि कोई भी टाइप का अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कोई भी इंडस्ट्री है आपकी, कुछ भी एजुकेशनल है या फिर मशीन के लिए कुछ भी है या फिर सॉफ्टवेयर के लिए कुछ भी है मतलब टेक्नोलॉजी में है, डिजिटलाइजेशन में है, कोई भी तरीके की आपकी इंडस्ट्री है, तो ऑपरेशन रिसर्च या रिसर्च ऑपरेशंस जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑपरेशंस रिसर्च, ऑपरेशन रिसर्च के OR इसको बोलते हैं इन शॉर्ट। तो इसके लिए हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, ऑब्वियस सी चीज है। अगर कोई भी बिजनेस करता है तो सभी के लिए हमारा जो फर्स्ट एम है वो यही होता है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। किससे? मिनिमम क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम क्या होना चाहिए? बोलो। लॉस। नो, लॉस कोई कैसे कर सकता है? एफर्ट। नो। अच्छा, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, अच्छा आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं और यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो आप क्या करना, क्या बोला तुमने? मिनिमम कॉस्टिंग होनी चाहिए। यस, मिनिमम प्रोडक्ट कॉस्ट। ओके, मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो मिनिमम करूं और मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। हर एक का गोल यही होता है जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। ओके, तो मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन इन ऑपरेशन रिसर्च और रिसर्च ऑपरेशंस। और जो बेसिकली इसके लिए हमारे पास एक टाइप है विच इज लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं अब मिनिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम कॉस्ट, सॉरी मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कितनी तरीके से लग सकती है वो हमने लास्ट जो लीनियर रिग्रेशन था उसमें किया था, राइट? क्या क्या कॉस्ट हो सकती है? एक तो अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले तो जगह चाहिए हमें, प्लेस जहां पे हम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले प्लेस जो है उसका रेंट लगता है। ओके, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। सेकेंड इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स,
मटेरियल अगर लाना है हमें तो सबसे पहले तो उसका ट्रांसपोर्टेशन लगता है। ओके अब ट्रांसपोर्टेशन रखने के लिए भी हमें, ट्रांसपोर्टेशन तो आ गया। ओके अब ये मटेरियल्स कहाँ पे रखेंगे उसके लिए गोडाउन लगता है, गोडाउन का भी रेंट होता है, राइट। अब गोडाउन के अंदर अगर कुछ चीजें हमारे पास है जिसको हमें फ्रीज में रखना है या फिर कुछ टेम्परेचर के बीच में रखना है, आपने कई जगह पे पढ़ा होगा कि ये 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रखना है, इसको लेस देन 30 डिग्री में रखना है, या फिर इसको हीट में नहीं रखना है, इसको डार्क में ही रखना है। ये सब चीजें अलग अलग सभी के लिए होती है। कोई चीज है जिसके ऊपर लाइट बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए ओके तो हर एक प्रोडक्ट जो होती है हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती है कि इसको ऐसे ऐसे एटमॉस्फेयर में रखना है हमें। ओके तो ये एटमॉस्फेयर मतलब बिटवीन 20 to 30 डिग्री जो है वो हर एक सीजन में तो नहीं मिलता है, अभी मिल रहा है हमें, राइट, बिटवीन 20 to 30 डिग्री। लेकिन अगर थोड़ा सा भी एक महीना आगे पीछे चला जाए तो हमें ये जो टेम्परेचर है वो नहीं मिलने वाला है। तो टेम्परेचर सेट करने के लिए भी हमारे पास एक रूम होना चाहिए जिसका रेंट अलग से होता है, जिसके ऊपर फ्रीज का या फिर जो हमें टेम्परेचर मेंटेनेंस का जो मेंटेनेंस चार्ज होता है ओके वो अलग से लगता है फिर इन सभी की देखरेख करने के लिए हमें सैलरीड पर्सन रखने होते हैं, तो वो सैलरी लगती है उन सभी के लिए। कि अब ये सब करने के लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन भी करनी पड़ती है। ओके तो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन तो कुछ नहीं होता है, पता है। सब कुछ करने के लिए हम सबसे पहले पेपर वर्क करना पड़ता है। वी आर इन इंडिया। ओके तो इंडिया में सब कुछ सबसे पहले पेपर वर्क से स्टार्ट होता है एंड भी पेपर वर्क पे ही होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन और उसके लिए कितना खर्चा होता है वो भी सभी को पता है कि तो इसका चार्ज भी होता है। तो ये सब मतलब लास्ट में जब तक हमारी सारी की सारी जो मटेरियल्स आया था, हाँ कभी कभी ऐसा होता है ये जो मटेरियल्स होते हैं वो रॉ मटेरियल्स होते हैं, राइट, मतलब फुल जो है हमारा वो प्रोडक्ट नहीं होती है। तो रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके हमें उसको फाइनल प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट करना पड़ता है। तो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें अलग से चार्ज लगता है। ओके तो वो चार्ज अलग से होगा। अब ये सब चार्ज मिला के लास्ट में जब अब ऐसा भी नहीं है कि आज लाए हैं ये सारे मटेरियल्स, आज ये हमारा कल ये फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो गया और परसों सब कुछ बिक जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो इन बिटवीन जितने दिन ये प्रोडक्ट हमारे पास रहती है उन सभी दिनों का मेंटेनेंस अलग से लगता है बहुत कुछ उसके ऊपर अप्लाई होता है, उसको मेंटेन करने के लिए अलग अलग से हमें कॉस्ट अप्लाई करने पड़ते हैं। तो ये सब मिला के हमारे पास फाइनल एक कॉस्ट होती है कि तो ये सारे के सारे जो वेरिएबल्स है मतलब प्लेस का रेंट, मटेरियल्स के ऊपर ये सब है, या फिर सैलरी है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, रॉ मटेरियल का जो हमें फाइनल मटेरियल में कन्वर्ट करना है, और जो भी चार्ज लगते हैं उसको हम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स के तौर पे देखेंगे कि इसके ऊपर ये वेरिएबल अप्लाई होते हैं। ओके तो ये सारे के सारे वेरिएबल्स जो है वो वेरिएबल जो है वो फाइंड करने हैं हमें, उसको हमें ऐसे करना है कि मिनिमम कॉस्ट हो जाए हमारी और मैक्सिमम हमें प्रॉफिट मिल जाए। अब प्रॉफिट तो कैसे डिसाइड होगा, हमारी जो प्राइस है मतलब कि हम इसको इतने पैसे में बेच सकते हैं। ओके सेलिंग प्राइस जो है हमारी वो फिक्स रहने वाली है, वहां पे कोई चेंज हम नहीं कर सकते। तो वहां पे तो प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाएगी इन सभी के ऊपर से। इन सभी के ऊपर जब कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ही हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होने लगेगा। ओके तो ये सब कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए ये पूरा जो ऑपरेशन रिसर्च जो सब्जेक्ट है वो है, और इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, और वो ऑप्टिमाइजेशन की एक मेथड है लीनियर प्रोग्रामिंग। ओके तो अभी आपके पास शायद से ज्यादा वेरिएबल के लिए नहीं है, सो सिर्फ 2 वेरिएबल्स के लिए ही है आपके सिलेबस में, फॉर 2 वेरिएबल्स। ओके 2 वेरिएबल्स तो बहुत इजी होता है, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं लेकिन फिर भी आइदर मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है या दोनों करना होता है। तो मैक्सिमाइज करना है तो क्या मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। मिनिमाइज करना है तो कॉस्टिंग जो है वो मिनिमाइज करनी है हमें। ओके तो अब इन सभी के ऊपर ये सब जो अप्लाई होगा ये सारा का सारा, ओके मैंने ये जो सब आपको बताया वो सब क्या होगा हमारा कंस्ट्रेंट्स। ओके इसको हम कंस्ट्रेंट्स बोलेंगे। तो हमें क्या करना होगा, ऑलवेज मैक्सिमाइज z। z क्या होगा, हमारा फंक्शन इंक्लूडिंग दी वेरिएबल्स। तो मैक्सिमाइज z सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट।
ओके, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट इसको हम STCB लिख सकते हैं। तो हमारे पास इतने कंस्ट्रेंट होंगे ऑन दी वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स हमारे हैं उन सभी के ऊपर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स अप्लाई होगी। और हमारे पास एक और कंडीशन होगी, जितने भी वेरिएबल्स है, सपोज x1 x2 एंड x3, 3 वेरिएबल्स आर देयर, ऑल मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। बट यहाँ पे हमारे पास सिलेबस में सिर्फ 2 है, तो x1 शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 एंड x2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। दोनों ही आइदर पॉजिटिव होने चाहिए या फिर 0 होने चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ये हमारा कंस्ट्रेंट होगा। ओके, ये कंस्ट्रेंट जो है वो फिक्स होगा कि बोथ आर पॉजिटिव। समझ में आया? ओके, अब मैक्सिमाइज की जगह पे हमें ये लिखा हो सकता है कि ऑप्टिमाइज। जब ऑप्टिमाइज हो तब हमें देखना है कि मिनिमाइज हो रहा है या मैक्सिमाइज हो रहा है। तो हमारा क्या होगा, ऑप्टिमाइज C1x प्लस C2 y, कि हमारे पास 2 वेरिएबल है x एंड y, इसके साथ जो कोएफिशिएंट होगा C1 एंड C2 जो हमारा चार्ज और वगैरह होगा, जिसको हमें ऑप्टिमाइज करना है। ओके, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा, A11x प्लस A12 y which is greater than or equals to b, okay sorry less than or equals to आएगा। okay, which is less than or equals to b। ग्रेटर देन वाला भी आता है, आपके सिलेबस में देखते हैं आगे आ रहा है या नहीं, वो मैंने पूरा नहीं देखा है सारे एग्जांपल्स अभी। ओके, is less than or equals to b। next one is A21x plus A22y is less than or equals to b। okay, similarly A31x plus A32y is less than or equals to, यहाँ पे B1 B2 और B3 लिख देते हैं। तो ये जो है हमारा एक मैट्रिक्स बन जाएगा, yes, which is Z is equals to C into X, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं where, अच्छा हमारे पास क्या होगा, Z जो है जिसको हमें ऑप्टिमाइज करना है वो हो जाएगा C into X, जो C है वो C1 C2 होगा, और जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स है STC, ये होगा हमारा ऑप्टिमाइज, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है वो क्या होगा, A into x which is less than or equals to or greater than or equals to b, okay, and x must be greater than or equals to 0। okay, ये जो है वो होना ही है हमारे पास। okay, अब ये तो मैंने बोल दिया x जो है मतलब हमारे पास जो वेरिएबल होंगे x1 x2 या फिर x एंड y, ये सारे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होने चाहिए, ये एक तो कंडीशन है। अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट के ऊपर ये है लेस देन और इक्वल्स टू और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ये कब होता है, जब भी हमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना होता है तब जो है वो हमारा लेस देन और इक्वल्स टू आएगा, और जब हमें मिनिमाइज करना होगा तब ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ओके, जब भी मैक्सिमाइज होगा तब ax इज लेस देन और इक्वल्स टू b, और मिनिमाइज करना होगा whenever we have to minimize, तभी होगा ax इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ओके, ये तो हमें पता है, मैक्सिमाइज करना है मतलब b से सब कुछ छोटा होना चाहिए, तभी ये जो b है वहां पे मैक्सिमाइज होगा। मिनिमाइज करना है मतलब b से सब कुछ बड़ा होना चाहिए, तभी ये यहाँ पे मिनिमाइज होगा। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अच्छा, मैं डेफिनेशन सारे लिखवा नहीं रही हूँ, यू ऑल हैव बुक के, तो पढ़ लेना, मैं सिर्फ एक बार पढ़ के समझा देती हूँ कि क्या है ये सब फंक्शंस। ओके, तो फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इफ C1 C2 अप टू Cn, कि जो हमने Cx लिया था ये ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, देखो C1x प्लस C2y दिख रहा है यहाँ पे, ये ओके क्या है C1 C2 अप टू Cn, अगर n वेरिएबल तक है तो okay are constants and x1 x2 up to xn are decision variables। तो x और y जो है यहाँ पे, x और y जो है वो हमारा डिसीजन वेरिएबल है। मैं लेसर ले रही थी तो आपको समझ में आएगा इजी। ठीक है, तो ये जो x और ये y है वो हमारा हो जाएगा डिसीजन वेरिएबल। ओके, द लीनियर फंक्शन
z इक्वल्स टू c1 x1 प्लस c2 x2 अप टू cn xn, मतलब ये जो ऑप्टिमाइज हमने किया है वो, ओके, व्हिच इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड, ओके, दैट इज मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मतलब ये जो फंक्शन है उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे ऑफ एलपीपी व्हिच इज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, एलपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम मतलब इन मैथमेटिकल लैंग्वेज सभी जो एग्जांपल्स होते हैं हम लोग एग्जांपल बोलते हैं, लेकिन जो मैथमेटिशियंस होते हैं वो लोग उसको प्रॉब्लम बोलते हैं। मतलब ये एक प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन ऑलवेज प्रॉब्लम का होता है, एग्जांपल का नहीं है। वो ऑलरेडी एग्जांपल है, एग्जांपल को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, राइट? तो लेकिन ये हम बचपन से एग्जांपल बोलते आए हैं, तो इट इज ओके, हम एग्जांपल पे ही जाते हैं, लेकिन एग्जांपल तो दिया जाता है, उसको सॉल्व नहीं किया जाता है। तो जो भी सॉल्व किया जाता है वो प्रॉब्लम होती है। ओके, तो whenever we have one problem then it is called जो हम एग्जांपल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे तो ये पूरा मैथमेटिक्स का ये प्रॉपर मैथमेटिक्स है आपके लिए ये चैप्टर, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम ही बोलेंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, तो आप जो भी लीनियर प्रोग्रामिंग कर रहे हो उसके सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है वो आपको सॉल्व करने हैं। ओके, तो ऑलवेज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है ये आपको याद रखना है। ओके, इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, मतलब पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, राइट? In business, it is either a profit function which is to be maximized or a cost function which is to be minimized. जैसा हमने पहले ही बोला कि क्या होना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट। ओके, तो कॉस्ट अगर मिनिमम होगी और प्रॉफिट मैक्सिमम होगा तो दोनों ही पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस सी चीज है। मिनिमम कॉस्ट भी जीरो हो सकता है, मिनिमम नेगेटिव तो हो नहीं सकता। सिमिलरली प्रॉफिट हमें करना है, लॉस तो यहाँ पे कहीं पे नहीं करना है। तो प्रॉफिट भी मैक्सिमम मतलब मिनिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? जीरो, मतलब कि नल, वो नेगेटिव में नहीं हो सकता है, वो लॉस हो जाएगा। इसलिए ये जो प्रॉब्लम हमारा लास्ट में होगा वो जीरो या फिर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आप कहीं पे गलत, ओके, आपका आंसर रॉन्ग है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो आपको समझ में आ गया व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रेंट्स। Okay. What are the constraints? The inequations or equations involving the decision variables x1, x2 up to xn of LPP, which is linear programming problem, which describe certain restrictions or conditions under which objective function is to be optimized are called linear constraints or simply constraints. Signs less than or equals to greater than or equals to are used in constraints. Variable involved in a LPP, which is linear programming problem, are non-negative, that is xi is greater than or equals to 0 for I equals to 1 to n, which are called non-negative constraints. Okay, constraint की बात हो गई है, ये वाली ax is less than or equals to b, ये जो है वो हमारे constraint होंगे। वो क्या होगा? सब्जेक्ट हमारा जो भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसके हिसाब से, ये सब हमने बात कर लिया। और एक है हमारा जो कंस्ट्रेंट वेरिएबल है x, which is x1, x2 up to xn, जो कुछ भी है वो सारे के सारे ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। इतना है हमारे पास। ओके, नाउ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स। In manufacturing problems, we have to find the number of units of different products to be produced and sold by an industry in which each product requires manpower, machine hours, labor hour, etc. per unit of the product to make maximum profit. ओके, समझ में आ गया होगा। मैन्युफैक्चरिंग जो भी करता है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो भी हमारा लगता है, मतलब कि मैन पावर लग सकता है। एक मशीन है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग हम अगर कर रहे हैं तो वो मशीन चलाने के लिए आदमी लगेंगे, तो वो जो आदमी है उसके लिए हम उसको हम बोलेंगे मैन पावर, और मैन पावर तो अप्लाई होगा ना कि एक वन पर्सन अगर सिर्फ 6 आवर्स काम कर सकता है, लेकिन वो मशीन हमें लगातार एक साथ हमें 10 to 12 आवर्स चलानी पड़ रही है, तो हमें मैन पावर अप्लाई करना पड़ेगा वहां पे, राइट? क्योंकि किसी को ब्रेक भी तो चाहिए, और मशीन ऐसे होते हैं बड़े बड़े कि हम वहां से किसी को हटा नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, मशीन के सामने हर वक्त किसी को रहना पड़ता है। ओके, तो वहां पे मैन पावर अप्लाई होगा। सेकेंड थिंग,
मशीन आवर्स, जैसे मैंने बोला वो 10 to 12 आवर्स मशीन काम करेगी। ओके, तो मशीन आवर्स क्या होता है कि एक मशीन है, कोई भी मशीन अगर बनती है तो उसकी कुछ कैपेसिटी होती है, राइट, कि इतनी कैपेसिटी के बाद वो नहीं चल सकती है, या उसको सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, या फिर उसके कुछ पार्ट्स को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, या फिर उसको चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। ओके, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अगर लैपटॉप ही ले ले तो वो 3 आवर्स और 4 आवर्स तक काम कर सकता है, कि आफ्टर दैट उसको हमें चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, राइट। तो वो भी मशीन पावर ही हुई, मशीन आवर्स ही हुआ। लैपटॉप इज ऑल्सो अ मशीन। ओके, उसके ऊपर भी काम करने के लिए एक मैन पावर लगता है, तो हम छोटे से भी ले सकते हैं। आफ्टर दैट क्या है, लेबर आवर। तो अब अगर सीधी सी बात है, हमने मैन पावर अप्लाई किया है, अब मैन पावर जो है उसको हमें सैलरी भी देनी पड़ेगी कि इतने घंटे काम किया तो इसका चार्ज इतना होता है, इसकी सैलरी इतनी होती है, तो वो लेबर आवर्स भी हो गए। ओके, तो एक्सेट्रा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितने भी ऐसे टर्म्स या फिर कंडीशंस लगते हैं वो सब आ जाएंगे इन दी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। ओके, आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम। ओके, इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम क्या होता है कि इफ इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड द अमाउंट टू बी invested in a number of securities giving fixed income to obtain maximum return on invest. ओके, तो एक तो हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, राइट। अब क्या है यहाँ पे कि हम अगर 4% है, 4% को हमने ऑन अ सैलरी रखा हुआ है कि इसको हम हर मंथ इतनी सैलरी देंगे, वो हमने फिक्स इन्वेस्टमेंट कर दिया है। हमें पता नहीं है कि इतना प्रोडक्ट हमारा होगा, इतना प्रोडक्शन होगा, इतनी सेलिंग होगी और हमें इतना प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट फिक्स नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स हो गया है यहाँ पे हमारा, कि इतनी सैलरी तो हमें हर मंथ इसको देनी है, मतलब 1 साल के बाद इतनी सैलरी तो हमने दे ही दी होगी। ओके, प्रोडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तो दैट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, आफ्टर दैट डाइट प्रॉब्लम्स। in such a problem we have to find the amount of different types of constitutes or nutrients in a diet so as to minimize its cost when it contains minimum amount of each constraint or nutrition required for the diet। तो मतलब अगर हम कोई फूड के लिए कर रहे हैं कोई बिजनेस, तो वहां पे हमें ध्यान रखना पड़ता है कि थोड़े दिनों के बाद जो है हमारा फूड सप्लाई और फूड सप्लीमेंट्स जो है हमारे पास, उन सबके न्यूट्रिशंस जो वैल्यू है वो कम होती जाती है आफ्टर डे बाय डे। ओके, तो उन सब के ऊपर भी हमारा डिफरेंट चार्ज हो जाता है, तो वो भी हमारे यहाँ पे डाइट प्रॉब्लम्स में आ जाता है। आफ्टर दैट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बात हो गई है हमारी, डेफिनेशन पढ़ लेना। blending problems, in such a problem we have to find optimum amount of various constituents in producing a set of products when optimum quantity of each product is to be produced। कि प्रोड्यूस जो करना होता है हमें उसी के ऊपर है। एडवर्टाइजिंग मीडिया, हाँ, अब हम कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो सीधी सी बात है एडवर्टाइजमेंट, विदाउट एडवर्टाइजमेंट आजकल कुछ नहीं होता है, हमें इसको दिखाना पड़ता है, उसका मार्केटिंग करना पड़ता है कि हमारी ये प्रोडक्ट है, तभी वो बिकती है ना, उसके बिना तो उसका सेलिंग ही नहीं होता है। फिर चाहे वो गोल्ड ही क्यों ना हो, गोल्ड है, डायमंड है, या फिर कोई फेयरनेस क्रीम है, या फिर सोप है, कुछ भी है, सभी को मार्केटिंग की या फिर एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ती है, तो उसका खर्चा तो अलग से होता है। ओके, तो वो भी हमारे इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। तो ये सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स जो है वो हमारे अंदर अप्लाई होते हैं। ओके, नाउ द फिजिबल रीजन। What is visible region? Okay, by the visible region of an LPP, we mean the set of points, that is the set of values of the decision variables which simultaneously satisfy all the constraints of the LPP. Thus, any point in the visible region is feasible solutions of an LPP। ओके, मतलब फिजिकल रीजन क्या होता है, तो हमने अगर सारे कंस्ट्रेन अप्लाई कर दिए, ओके, हमारा फंक्शन है f of x नहीं लेते, z लेते हैं,
z इक्वल्स टू 2x प्लस 3y, ओके, दोनों के लिए है। और हमारा सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट है 3x प्लस 4y must be less than or equals to 8. After that I have x minus 2y is less than or equals to 4 and x is greater than or equals to 0, y is greater than or equals to 0. एक और कंस्ट्रेंट यहाँ पे होगा 7x plus 3y is less than or equals to 2. ओके, तो अब हमें ये सभी के सभी चेक करने हैं। मतलब x 2x plus 3y उसको हमें मैक्सिमाइज, ये देखो लेस देन और इक्वल्स टू है मतलब मैक्सिमाइज करना है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है जहां पे ये जो x और y है वो ये सभी कंडीशन जो है वो फुलफिल करता है। मतलब 3x plus 4y equals to 8 से लेस देन वैल्यू मिलनी चाहिए हमें 3x plus 4y के लिए। अब x minus 2y के लिए 4 से लेस देन वैल्यू मिलनी चाहिए और 7x plus 3y के लिए लेस देन 2 वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ऐसे हमें एक छोटा सा कुछ रीजन मिलेगा ऐसा वाला जहां पे ये सारी की सारी कंडीशंस जो है वो फुलफिल होती है और वहां पे उस रीजन के अंदर x और y की कौन सी वैल्यू के लिए 2x plus 3y मैक्सिमम मिल रहा है। तो पहले तो ये जो रीजन हमें मिला है जहां पे ये सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, सारे कंस्ट्रेंट फुलफिल हो रहे हैं, तो ये जो रीजन है इसको हम बोलेंगे फिजिबल रीजन। और जिस सॉल्यूशन मतलब जिस पॉइंट के लिए इस रीजन के अंदर जो भी पॉइंट के ऊपर हमें z की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है फॉर 2x plus 3y वो हो जाएगा हमारा फिजिबल सॉल्यूशन। समझ में आया फिजिबल रीजन क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या है? यस मैम। ओके, सेम थिंग इनफिजिबल रीजन। इनफिजिबल रीजन क्या होता है? बाय इनफिजिबल रीजन ऑफ एन एलपीपी वी मीन सेट ऑफ पॉइंट्स which do not satisfy all the constraints of the LPP. In this case, a solution of the LPP is an infeasible solution and it does not satisfy all the constraints. Okay, सीधी सी बात है। फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है कि सारे के सारे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होते हैं तो वो फिजिबल रीजन हो जाएगा। ओके, और अगर ये सारे के सारे सेटिस्फाई नहीं होते मतलब सिर्फ ये दो सेटिस्फाई होता है ये नहीं होता है, या फिर ये दो सेटिस्फाई होता है ये नहीं होता है, या फिर ये दो सेटिस्फाई होता है और ये नहीं होता है, कोई भी सिर्फ दो कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होते हैं, थर्ड सेटिस्फाई नहीं होता या फिर ऑल थ्री सेटिस्फाई नहीं होते, तो ऐसे रीजन को हम बोलेंगे इनफिजिबल रीजन। ओके, आफ्टर दैट ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन, वो होगा ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन। जो मैंने यहाँ पे बोला फिजिबल सॉल्यूशन वही होता है हमारा ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन क्योंकि हमने उसको ऑप्टिमाइज कर दिया। अब फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग problem. To formulate an LPP डायरेक्ट स्टेप्स ही देख लेते हैं कि कैसे फॉर्मुलेट करना है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। स्टेप नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द टू डिसीजन। लिख लेते हैं two decision variables and denote them by x and y. We have to determine the values of x and y. Step 2 identify the objective function
and express it as a linear function of decision variables x and y, that is as z is equals to c1x plus c2y, where c1 and c2 are constants. We have to maximize z as profit or production, or to minimize z as cost. Step 3, just identify all the constraints and express them as linear inequation or equations in terms of x and y by using the given condition. Step 4, impose non-negativity restrictions on x and y, that is take x is greater than or equals to 0, y is greater than or equals to 0 as decision variables cannot be negative. Okay, क्या है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. नंबर 1, आइडेंटिफाई द टू डिसीजन वेरिएबल्स एंड डिनोट देम बाय x एंड y. वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x एंड y. मतलब अब जब भी हमें फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगी ना, तो हमें पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा कि उसमें से हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे जो वेरिएबल्स है वो कौन कौन से है. तो हमें उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है और उसको हमें उसमें से एक वेरिएबल को x और दूसरे को y बोलना है. ओके, second step is identify the objective function and express it as a linear function of decision variables x and y. ओके, तो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसको भी हमें आइडेंटिफाई करना है और x एंड y के साथ उसको हमें मैच करना है, और हमें क्या मैक्सिमाइज करना है और क्या मिनिमाइज करना है उसके हिसाब से हमें z इक्वल्स टू c1x प्लस c2y जो है वो लिखना है.
ओके हमें क्या करना है, अगर प्रॉफिट है या प्रोडक्शन है तो हमें उसको मैक्सिमाइज करना है, और अगर कॉस्ट है तो उसको हमें मिनिमाइज करना है. Step 3 is identify all the constraints and express them as linear in equation or equation in terms of x and y by using the given conditions. Okay, हमें पता है कि जो कंडीशन है, जैसे कि मैक्सिमाइज करना है तो लेस देन और इक्वल्स टू आएगी सारी की सारी, और मिनिमाइज करना है तो सभी के सभी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आएगा. ओके और कंस्ट्रेन जो है वो हमें उस पैराग्राफ के अंदर से ही देखना है कि कौन कौन से कंस्ट्रेन हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं इस इक्वेशन के ऊपर, तो वैसे हमें कंस्ट्रेन जो है वो लिखने हैं. स्टेप 4 इम्पोज नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्स एंड वाई. हमें ये तो पता ही एक्स और वाई जो दो भी हमारे पास जो भी वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ही होने चाहिए, नॉन नेगेटिव होने चाहिए. तो वो है हमारा स्टेप नंबर 4. समझ में आया क्या करना है? यस और नो? Yes, ma'am. Okay, so we'll start the example. Okay, or we can say it a problem. Okay, first one, a company manufactures two types of souvenirs made of plywood. Okay, so first of all क्या बोला गया है, a company manufactures two types of souvenirs. The two types of souvenirs. Okay, तो हमें दो कंस्ट्रेंट तो मिल गए सोवेनियर्स. ओके मेड ऑफ प्लाईवुड सोवेनियर्स ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स 5 मिनट्स. ओके ए टाइप के जो है उसको वो रिक्वायर करता है 5 मिनट्स. ओके मैन्युफैक्चरिंग टाइप 5 मिनट्स. ओके ए रिक्वायर्स 5 मिनट्स ईच फॉर कटिंग एंड 10 मिनट्स ईच फॉर असेंबलिंग. ओके टाइप ए 5 minutes for cutting and 10 minutes for assembling. कि जो भी दिया है वो सब पहले लिखते जाएंगे हम, तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास कौन कौन सी कंस्ट्रेंट है. हमें सब कुछ डिटरमाइन करना है कि कौन क्या है. Now souvenirs of type B requires, अब आएगा type B. Type B requires 8 minutes for cutting, 8 minutes for cutting and 8 minutes each for assembling, 8 minutes for assembling. There are 3 hours and 20 minutes available for cutting and okay. क्या अवेलेबल है हमारे पास? 3 hours and 20 minutes for cutting and 4 hours available for assembling. The profit is 50 paisa for type A. Okay. Profit for type A is 50 paisa. And 60 paisa for type B. Okay. For type B it is 60 paisa. Give a mathematical formulation of the aforesaid linear programming problem in terms of maximizing the profit. हमें क्या करना है? Maximizing the profit. अच्छा, can anyone guess हमारा x और y क्या होगा?
बोलो। कोई आइडिया? टाइम ऑफ कटिंग एंड असेंबलिंग। एक्स और वाई। यस। फिर से सोचो। अब क्या देखना है हमें? उल्टा देखो, क्या करना है? मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट किसके लिए है? देखो हमें प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है? फॉर टाइप ए 50 पैसा, फॉर टाइप बी 60 पैसा। मतलब टाइप ए विल बी एक्स एंड टाइप बी विल बी वाई, ऐसा होगा। समझ में आ रहा है? हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है। प्रॉफिट किसके लिए मैक्सिमाइज हो रहा है? टाइप ए के लिए और टाइप बी के लिए। तो हमारा एक्स और वाई क्या होगा? टाइप ए एंड टाइप बी। अब C1 और C2 क्या होगा? तो C1 और C2 भी हमें दिया हुआ है। देखो x के लिए क्या है? 50 और y के लिए क्या है? 60। तो हमारा मैक्सिमाइजेशन क्या होगा? 50x प्लस 60y। समझ में आया? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? लेट द कंपनी मैन्युफैक्चर एक्स सर्वाइवर्स ऑफ टाइप ए एक्सेस सॉरी सोवेनियर्स of type A and Y will be souvenirs of type B। हमारा X और Y हो गया। ओके, अब क्या करना है? टोटल प्रॉफिट इन पैसा दिए हुए हैं। देन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड। अच्छा, अब क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। तो X ले लेते हैं, Y ले लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग टाइम, कटिंग एंड असेंबलिंग। ओके, तो कटिंग के लिए एक्स जो है मतलब टाइप ए, उसको कितना टाइम लगता है? 5 मिनट और असेंबली के लिए 10 मिनट्स। तो कटिंग के लिए 5 मिनट, असेंबलिंग के लिए 10 मिनट्स। वाई को क्या लगता है? 8 मिनट्स एंड 8 मिनट्स, 8 मिनट्स बोथ। यहाँ पे 8 आ जाएगा। ओके, नाउ प्रॉफिट ए के लिए कितना है? 50 पैसा, यहाँ पे प्रॉफिट ले लेते हैं। बी के लिए कितना है? 60 पैसा। और यहाँ पे हमारे पास होगा टोटल टाइम अवेलेबल। ओके, कितना टाइम अवेलेबल है कटिंग के लिए? 3 आवर्स 20 मिनट्स। इसको अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट कर दे तो 3 आवर्स मतलब 180 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स विच इज इक्वल्स टू 200 मिनट्स। तो ये हो जाएगी हमारी 200 मिनट्स। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास असेंबलिंग के लिए है 4 आवर्स। 4 आवर्स मतलब 240 मिनट्स। समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ। ओके, तो अब हम इक्वेशन क्या बनेगी बोलो? सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन क्या होगा? कंस्ट्रेन ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा? सॉरी,
बोलो कंस्ट्रेंट क्या होंगे हमारे पास। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है, तो वही लिख लेते हैं, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50x प्लस 60y, कि वो तो सिंपल सी चीज है, हमें यहाँ पे दिख रहा है 50x प्लस 60y जो है उसको मैक्सिमाइज करना है। ओके, अब क्या होगा हमारा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, तो ये 50 और 60 का हमने यूज कर लिया एक बार, तो इसको हम दोबारा यूज नहीं करेंगे, राइट। तो अब क्या बचा, ये 5, ये 8, ये 10, 8। अब हमारे पास इसके लिए टोटल टाइम है 20, इसके लिए टोटल टाइम है 240, लेकिन ये टोटल नहीं है ना, इसको हमें मिनिमाइज करना है, मिनिमम टाइम में हम जितना ज्यादा कर सके। तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 8y इज लेस देन और इक्वल टू 200, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट 5x प्लस 8y इज लेस देन और इक्वल टू 200, किसके लिए हुआ, कटिंग के लिए। और अब हम देखेंगे असेंबलिंग के लिए, तो असेंबलिंग क्या हो सकता है 10x प्लस 8y इज लेस देन और इक्वल टू 240, तो यहाँ पे असेंबलिंग भी हो जाएगा और मैक्सिमाइज हो जाएगा z इक्वल टू 50x प्लस 60y, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। और एक चीज हमें यहाँ पे लिखनी नहीं भूलनी है, विच इज x is greater than or equals to 0 and y is greater than or equals to 0। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम और फॉर्मेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। समझ में आया? Okay, so next one, example number 2, a carpenter has 90, 80, 50 running feet respectively of teak. अच्छा, इसको लिखते हैं रनिंग फीट, रनिंग फीट 90, 80 and 50 respectively of teak। टीक क्या है मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन हम ले लेते हैं अभी ऑफ टीक। प्लाईवुड एंड रोजवुड, अच्छा हमारे पास दो टाइप्स है, प्लाईवुड एंड रोजवुड। द प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 211 रनिंग फीट, ओके, प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 211 रनिंग फीट एंड द प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स, हम डायरेक्टली टेबल बना रहे हैं अभी, प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स 1, 2 and 1 रनिंग फीट, 1, 2 and 1 रनिंग फीट ऑफ टीक, ओके, प्लाईवुड एंड रोजवुड रिस्पेक्टिवली। ये सब प्लाईवुड और रोजवुड के लिए है। इफ ए वुड सेल फॉर रुपीज 48, ये सेल होगा फॉर 48 एंड बी वुड सेल फॉर रुपीज 40 per unit, okay, how much of each should he make and sell in order to obtain the maximum gross income and of his stock of wood। अच्छा, ये जो 90, 80, 50 है, यहाँ पे एक है टीक, एक है प्लाईवुड और थर्ड वन इज रोजवुड, ओके, तीनों के तीनों। नाउ क्या है, हमें मैक्सिमम करना है ग्रॉस इनकम ऑफ हिज स्टॉक ऑफ वुड, मतलब ये जो स्टॉक ऑफ वुड है तीनों की तीनों, उसको हमें मैक्सिमम करना है। गिव अ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमाइजिंग ग्रॉस इनकम। ओके, अब बोलो टेबल तो हो चुका है, क्या होगा एक्स एंड वाई,
बोलो। ये कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? सिंपल सी चीज है, हमारे पास एक तो पता है कि हमारे पास सिर्फ दो ही वेरिएबल है, दो से ज्यादा है नहीं। अब यहाँ पे टू क्या दिख रहा है? सिंपल सी चीज है, ए और बी, तो ए क्या होगा हमारा एक्स और बी होगा हमारा वाई। क्या अब इसको क्या करना है? मैक्सिमम, तो मैक्सिमम देखो 48 और 50, इसका जो प्रॉफिट है वही होगा। ओके, इस प्राइस में हम इसको सेल कर रहे हैं। ओके, तो मैक्सिमाइज z विच इज 48x प्लस 40y, सिंपल से हो गया। अब क्या होगा? सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट STC। अब यहाँ पे ये मैंने ऊपर लिख लिया है 90, 80 एंड 50, टोटल इतने हैं हमारे पास, 90 है, 80 है और 50 है। इतना बोला गया है कि हमारे पास इतनी रनिंग फीट है। अब A जो है वो ये कर रहा है 211, B जो है 121 सेल कर रहा है, तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा? 2x प्लस y is less than or equals to 90। लेस देन और इक्वल्स टू क्यों आएगा? 90 से ज्यादा सेल नहीं कर सकता एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली 90 तक सेल कर सकता है, 90 से ज्यादा है ही नहीं तो वो सेल करेगा नहीं। नेक्स्ट क्या होगा? x plus 2y is less than or equals to 80। थर्ड वन इज x plus y is less than or equals to 50। एंड एक और तो रहेगा x is greater than or equals to 0 and y is greater than or equals to 0। तो ये बन गया हमारा फॉर्मेशन। समझ में आया? इजी है, अगर आप एक बार टेबल बना ले और सबको देख ले कि ये क्या हो रहा है तो समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन नंबर 3, which is a firm manufacturing two types of electrical items A and B। ये फिर से हमारे पास A and B है, तो लिख लेते हैं A and B यहाँ पे। Can make a profit of ₹20 per unit A and ₹30 per unit B। okay? तो प्रॉफिट डायरेक्ट आया है तो लास्ट में ले जाते हैं प्रॉफिट ₹20 पर A and 30 पर B। But A and B make use of two essential components, a motor and a transformer। ओके, तो मतलब हमारे पास दो है, एक तो है मोटर और दूसरा है ट्रांसफॉर्मर। अब देखते हैं इसके अंदर क्या आता है। Each unit of A requires 3 motors and 2 transformers। 3 motors and 2 transformers for A। Okay, after that, and each unit of B requires 2 motors and 4 transformers। 2 motors and 4 transformers। Okay, the total supply of components per month is restricted to 212 motors and 300 transformers। Okay, तो यहाँ पे जो टोटल है हमारे पास वो कितने हैं? 210 motors and 300 transformers। Type B is an expert model requiring a voltage stabilizer restricted to 65 units for a month। ओके, अब अभी बचा हमारा पास वोल्टेज स्टेबिलाईजर। ओके, वो क्या है? टाइप बी, इसके लिए 65 यूनिट्स पर मंथ। 65 यहाँ पे अ मंथ हो जाएगा, नहीं सिर्फ मंथ में एक बार कर सकता है, और 65 उसके पास टोटल है। 65 units for a month। How many each of A and B should the firm manufacturer per month in order to maximize its profits? कि maximize profit करना है, give mathematical formulation problem in terms of maximizing profit। 'ओके, तो x क्या होगा? A, y होगा B। चलो करो, मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है, इसको फॉर्म करके मुझे बोलो आंसर क्या आ रहा है। यू हैव 2 मिनट्स। मैम x is equals to 20x plus 30y।
x से maximize z बेटा, Z. maximize z is equals to 20x plus 30y. Okay, and subject to constraints. Three x plus two y less than or equal to 10. We have only two variables x and y. Z कहाँ से आया? Three x plus two y. 2x plus 4y is less than 300. 3x plus 2y is less than 100. और अभी बाकी 65 वाला, यहाँ पे हमारे Y is less than or equal to 65. yes, y is less than or equal to 65. और एक लिखना नहीं भूलना है, which is x is less than or equals to x is greater than or equals to 0 and y is greater than 0 और greater than or equals to 0. नॉन नेगेटिव लिखना जरूरी है, कि अगर वो नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे. वो कंपलसरी है हर एक के लिए. क्या हो जाएगा? 3x plus 2y is less than or equals to 210. 2x plus 4y is less than or equals to 300. Y is less than or equals to 65. X is greater than or equals to 0 and y is greater than or equals to 0. इतने कंस्ट्रेंट होंगे हमारे STC. और क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज z is equals to 20x plus 30y. Okay. Next, example number 4, which is a dietitian wishes to mix two types of food, F1 and F2, in such a way F1 and F2 in such a way that the vitamin contents of the mixture contains at least 8 units of vitamin A. यहाँ पे लिखते हैं विटामिन A, यहाँ पे आएगा विटामिन जो भी है दूसरा लिखते हैं. 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन A फर्स्ट में है, F1 में, F1 and F2. The vitamin contents of the mixture contains at least 8 units of vitamin A and 10 units of vitamin B. Food 10 units of vitamin B. अच्छा ये टोटल है, सॉरी माय मिस्टेक. 8 units of vitamin A, 10 units of vitamin B. Food F1 cost rupees 60 per kg. Food F1 cost rupees 60 per kg and food F2 cost rupees 70 per kg. Food F1 contains 2 units per kg of vitamin A. 2 units per kg of vitamin A and 5 units per kg of vitamin B.
while food F2 contains 3 units per kg of vitamin A and 2 units per kg of vitamin B, formulate the above problem as a linear programming problem to minimize the cost of mixture. कि हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉस्ट है तो इसको मिनिमाइज करना होगा, राइट? तो एक्स एंड वाई क्या होगा, विटामिन ए एंड बी होगा या फिर F1 एंड F2 होगा, बोलो. बोलो. सिंपल सी चीज है, फूड है, कॉस्ट किसका दिया हुआ है फूड का, तो हमारा जो एक्स एंड वाई होगा वो F1 एंड F2 होगा. तो अब हमें मिनिमाइज करना है, तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू 60x प्लस 70y ये हमारा मिनिमाइज हो गया. अब सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट चाहिए, STC क्या मिलेगा, देखो 2x प्लस 3y. अब ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा और लेस देन और इक्वल्स टू होगा, Greater than equal to. yes it is 2x plus 3y is greater than or equals to 8, and second one is 5x plus 2y is greater than or equals to 10. 5x plus 2y is greater than or equals to 10. क्या बचा, x is greater than or equals to 0, y is greater than or equals to 0. ये हो गया हमारा मैक्सिमाइजेशन का फॉर्मेशन. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5. Okay, which is a retired person wants to invest an amount of rupees 20,000. He wants to invest rupees 20,000. His broker recommends investing in two types of bonds, A and B. Okay, A and B, two types of bonds में उसको कर रहा है. Bond A yielding 10% return. Bond A yielding return 10%. Amount of invested, and bond B yields 15% of return on the amount invested. After some consideration, he decides to invest at least rupees 5,000 in bond A and not more than rupees 8,000 in bond B. In bond A 5,000 and not more than 8,000, so less than 8,000 और यहाँ पे greater than 5,000. Okay, at least है मतलब greater than or equals to 5,000 and not more than 8,000 मतलब less than 8,000. Okay, ये इतना इसमें उसने इन्वेस्ट किया. He also wants to invest at least as much as in bond A as in bond B. Okay, इन दोनों में एक जितना भी उसने इन्वेस्ट करने का ट्राई किया, मतलब डिसाइड किया. What should his broker suggest if he wants to maximize his return on investment? उसको maximize करना है return. Okay, formulate LPP using the given information to maximize his return. Okay, क्वेश्चन आप लोगों के पास होगा या मैं बोलूँ आपको पूरा लिखना है? ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा या मैं लिख लूँ पूरा? बोलो. Do you have question? या मैं लिख लूँ? मैम टेक्स्ट बुक का है. हाँ टेक्स्ट बुक का है, लेकिन मेरे पास पुरानी टेक्स्ट बुक है. चलो मैं लिख लेती हूँ पूरा क्वेश्चन. A retired person wants to invest an amount of up to
rupees 20,000. His broker recommends investing in two types of bonds, A and B. Bond A yielding 10% return on the amount invested, and bond B yield 15% return on the amount invested. After some consideration, he decides to invest at least rupees 5,000 in bond A and not more than rupees 8,000 in bond B. He also wants to invest at least as much as in bond A as in bond B. What should his broker suggest if he wants to maximize his return on investments? Formulate a LPB using the given information to maximize his return. लिखा पूरा क्वेश्चन आप लोगों ने? Yes, ma'am. Okay. तो क्या है देखते हैं. A retired person wants to invest an amount of up to rupees 20,000. Okay. His broker recommends investing in two types of bonds A and B. मतलब हमारे पास two types of bonds है, तो obvious सी चीज है, bond A क्या हो जाएगा हमारा X और bond B हो जाएगा हमारा Y, कि जो अब तक हम करते आए हैं वही होगा.
bond A will be our x and bond B will be our y. अच्छा ठीक है, अब ये लिख ही रहे तो पूरे हमें जैसे सॉल्यूशन लिखना है एग्जाम में वैसे ही लिखते हैं. ओके, तो लेट ₹x be invested, is x be invested in bond A. ओके, मतलब A के अंदर जितने भी इन्वेस्ट करते हैं उसको हम A बोलेंगे, x बोलेंगे, एंड ₹y be invested in bond B. ओके, मतलब A के लिए हमने x लिया, B के लिए हमने y लिया. Now he wants to maximize his return on investment. Okay, now he wants to maximize his return on investment. Okay, therefore formulation of LPP is, okay, क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है. तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा, बीच में प्लस होगा. अब बोलो x के साथ क्या आएगा और y के साथ क्या आएगा? एनी आइडिया? ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन है. तो देखो क्या है, बॉन्ड A yielding 10% रिटर्न ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एंड बॉन्ड B yielding 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड. मतलब क्या होगा, 0.1x प्लस 0.15y इज इक्वल्स टू, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है. मतलब जितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसमें इसको इतना प्रॉफिट मिलने वाला है. ओके, इतना जो है वो उसको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा. तो जो रिटर्न है वही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा. तो मैक्सिमाइज करना है हमें ऑन द रिटर्न, कि रिटर्न कितना मिलेगा हमें जितना भी हम इन्वेस्ट करेंगे इसके ऊपर. तो ये तो हो गया हमारा 10% और 15%. अब आएगी बारी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेन. तो STC क्या हो गया, अब क्या बचा हमारे पास. तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेन हमारे पास क्या क्या है, अब स्टार्ट होते हैं. He decides invest at least ₹5,000. अब सबसे पहले हमारे पास 20,000 अमाउंट है. ओके, तो वो हमारा हो जाएगा सबसे पहला. मतलब अमाउंट कितनी इन्वेस्ट कर सकता है, तो सभी मिला के 20,000, राइट. तो हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेन होगा x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 20,000, राइट. मैक्सिमम वो कितने अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, तो 20,000. तो x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 20,000. उसके बाद क्या है, the amount invested after some consideration he decides to invest at least ₹5,000 in bond A. A के अंदर at least 5,000 मतलब x के लिए A है, x is greater than or equals to 5,000, at least 5,000 है, right. Second क्या है हमारे पास, and not more than 8,000. मतलब y जो है इन B के अंदर नहीं करेगा, तो B is less than or equals to 8,000. ये हमारा कंस्ट्रेन हो गया. ओके, अब क्या है, he also wants to invest at least as much in bond A as in bond B. मतलब x के अंदर जितना है उतना तो B में करेगा ही करेगा, अब x में ज्यादा भी कर सकता है. ओके, मतलब थर्ड कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा हमारा, x is greater than or equals to y, राइट. इतने कंस्ट्रेंट हमें मिल गए. अब क्या बोला गया है, व्हाट शुड हिज ब्रोकर सजेस्ट. मतलब सारे कंस्ट्रेंट खत्म हो गए, सब कंस्ट्रेंट खत्म हो जाते हैं, तब हमारे पास बचता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. समझ में आया? हाँ. कोई डाउट नहीं है ना इसके अंदर? नो मैम. ओके, so next, number 6.
Number 6 is there is a factory located. इसमें भी पूरा क्वेश्चन लिखते हैं. There is a factory located at each of the two places X and Y. कैपिटल है, कैपिटल लिखते हैं. From this location, a certain commodity is delivered to each of the three depots situated at A, B and C. The weekly requirements of the depots are respectively 5, 5 and 4 units of the commodity while the production capacity of factories of X and Y are respectively 8 and 6. Units. The cost of transportation per unit is given below. Two, from cost rupees per unit A, B, C, X, Y. 16, 10, 15, 10, 12, 10. How many units should be transported from each factory to each depot in order that
the transportation cost is minimum. Formulate the LBP. चलो ये करो खुद, अगर नहीं आ रहा है तो फिर मुझे बोलो. We'll do it.
आया आंसर? जीरो 63701 किसके लिए बेटा? एक्स एंड वाई। नहीं, नहीं, यू आर नॉट ऑडिबल। मम्मा यू आर अनम्यूट, लेकिन फिर भी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। ओके, मैम आप करवाओ ना ये सब। अच्छा ठीक है, करवा देती हूँ, चलो। वैसे भी थोड़ा डिफिकल्ट है, नॉर्मल जैसे किए हैं वैसे नहीं है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। देयर इज अ फैक्ट्री लोकेटेड एट ईच ऑफ द टू प्लेसेस एक्स एंड वाई। ओके, हमारे पास दो प्लेस है एक्स एंड वाई, वहां पे एक फैक्ट्री है। ओके, from this location a certain commodity is delivered to each of the three depots situated A, B and C. The weekly requirements of the depots are respectively 5, 5 and 4. Okay. तो हम क्या करेंगे, x यूनिट्स एंड y यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, जो कमोडिटी है उसको हम x यूनिट एंड y यूनिट दे देंगे। कमोडिटीज है ना यहाँ पे, okay, location certain commodity is delivered to each of the three depots situated at A, B and C. इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, 1 मिनट। हाँ, okay. So first of all, let x units and y units of the commodity be transported from the factory X to the depots A and B respectively. Okay? A और B के अंदर अगर गई तो क्या हुआ, okay? 1 मिनट, 5, 5, 4 है, 8 and 6 है। 8 यूनिट्स है, y के पास 6 यूनिट्स है। तो A में से अगर निकलता है तो
एक्स एंड वाई यूनिट। एक काम करते हैं, इसको ड्रॉ करके समझते हैं कि तो हमारे पास एक तो है हमारा x, ओके, और दूसरा है हमारा y, यहाँ पे ले लेते हैं, दिस इज अवर y, ओके। x फैक्ट्री है, y भी फैक्ट्री है, दो फैक्ट्रीज हमारे पास, ये फैक्ट्री x, दिस वन इज फैक्ट्री y, ओके। और बीच में तीन डेपोज आते हैं, दिस वन इज a, दिस वन इज b एंड दिस वन इज c, ये तीन डेपो है। अब हम लेते हैं कि a में से जो यूनिट जाता है इन a, ओके, x फैक्ट्री में से a में जाता है, वो होते हैं हमारे स्मॉल x, जो है हमारा वेरिएबल, ओके। अब जो b में जाता है वो है हमारा स्मॉल y, विच इज अवर सेकेंड वेरिएबल, ओके। अब हमें दो वेरिएबल में ही करना है। अब डेपो c भी तो है हमारे पास, सॉरी, तो डेपो c में जो जाता है वो क्या हो जाएगा, 8 जाता है, हमने हमारे क्वेश्चन के अंदर है x एंड y रिस्पेक्टिवली 8 एंड 6, तो c में जाएगा 8 माइनस x माइनस y, मतलब x में से ये a b c में क्या कितना जाता है 8, तो ये x और ये y हो गया, तो c में कितना जाएगा 8 माइनस x माइनस y, समझ में आया? हाँ। ओके। अब क्या है, अब ए बी सी जो है उसके पास 5 5 4 ऑलरेडी है यूनिट्स, ओके। तो ए के पास 5 यूनिट्स, बी के पास 5 यूनिट्स और सी के पास 4 यूनिट, उसकी इतनी कैपेसिटी है, समझ में आ रहा है? हमें ये कैपेसिटी दी हुई है, ए के लिए 5 है, बी के लिए 5 है और सी के लिए 4 है। तो अब क्या होगा, y जो है उसमें से y के पास कितने हैं, देखो x के पास 8 थे टोटल और y के पास 6 थे। अब y में से जो a के पास जाएगा, y में से b के पास जाएगा और y में से c के पास जाएगा, वो कितना होगा। अब x ऑलरेडी है यहाँ पे और यहाँ पे 5 की ही कैपेसिटी है, तो y में से कितना जाएगा, 5 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 यूनिट्स है, यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस वाई, क्योंकि ये y है, y ऑलरेडी आ चुका है, तो 5 माइनस वाई यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें दिया हुआ है ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये 6 है, ये हमने क्या लिया 8 माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 8 था, x माइनस वाई ये था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 है, तो 6 माइनस 5 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस वाई हो जाएगा, ओके, विच इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये 6 माइनस 5 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस y, which is equals to minus 5 minus 10, okay, minus 10 plus 6, which is minus 4 plus x plus y, which is equals to x plus y minus 4 हो जाएगा, ओके। ये हमें यहाँ पे मिल गया, ये सारे वेरिएबल्स हमें मिल रहे हैं, देखो माइनस 4 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो गया 8 माइनस एक्स माइनस वाई, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया 5 माइनस एक्स, ये हो गया 5 माइनस वाई। यहाँ तक समझ में आया, यस और नो? यस सर। ओके, इतना हो गया। अब देखो फर्स्ट पैराग्राफ तो जो था कहाँ तक, ये यहाँ तक 8 and 6 यूनिट्स, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट इज गिवन, तो यहाँ तक जो था हमने फिगर ड्रॉ कर ली है। अब बारी है इसकी, ओके, तो क्या बोला गया है, कॉस्ट है, ओके, तो x जो है x में से a में जा रहा है, उसकी 16 है, ओके, तो x में से a में जा रहा है, वो हो रहा है ₹16, ओके। अब x में से y में जा रहा है, x में से b में जा रहा है, उसकी है ₹10, फिर यहाँ पे आ जाएगा ₹10, कलर चेंज कर लेते हैं तो समझ में आएगा ज्यादा, ओके। अब x में से c में जा रहा है, उसकी है ₹15, ये हो गया ₹10,
दिस वन इज ₹16. ओके, अब y में से a में ₹10, y to b ₹12, y to c ₹10. ओके, अब इतना जो है हमारे पास है. अब क्या है, हाउ मेनी यूनिट शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच डेपो इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए. अब इसके ऊपर से हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो हमें क्या मिल रहा है, 8 माइनस एक्स माइनस वाई. ओके, तो हमारा जो फर्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 8 माइनस एक्स माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि हमें मिनिमम करना है. तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 8. समझ में आ रहा है. तो हमारा जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट होगा वो होगा x प्लस वाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 8. एक कंडीशन तो हमारे पास है ही, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. x क्या है, ये हमारा x है, ये y है. तो इन तीनों के लिए मिल गया, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y should be greater than or equals to 0 and this is less than or equals to this is also greater than or equals to 0. ओके, तो हमें एक मिल गया. अब यहाँ पे आएंगे 5 माइनस एक्स के लिए. ओके, तो सेकंड क्या है हमारा, 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. सीधी सी बात है, तो x शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 5. ये अलग से कंस्ट्रेंट हो गया. ओके, सेम थिंग हमारा 5 माइनस वाई के लिए हो जाएगा. ओके, तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. दिस विल गिव अस y इज लेस देन और इक्वल्स टू 5. यहाँ पे मिल गया. अब बारी है इसकी, माइनस 4 प्लस एक्स प्लस वाई. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 4 is greater than or equals to 0. This implies x plus y is greater than or equals to 4. यहां तक समझ में आया. कंस्ट्रेंट सारे मिले, वहां पे हमें क्या क्या कंस्ट्रेंट मिले, x plus y is less than or equals to 8, x is greater than or equals to 0, y is greater than or equals to 0, x is less than or equals to 5, y is less than or equals to 5 and x plus y is greater than or equals to 4. इतने कंस्ट्रेंट हमें मिले. यहां तक समझ में आया. टेल मी यस और नो. इफ एनी डाउट देन बोलो. ओके, समझ में आ गया है, राइट. अब क्या बाकी है हमारा, मिनिमाइजेशन के टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगा, देखो 16 इंटू एक्स प्लस 10y प्लस 15 इंटू 8 माइनस एक्स माइनस वाई. ओके, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये जो है ना 16 इंटू एक्स 10 इंटू वाई, ये सारा ट्रांसपोर्टेशन होगा. कॉस्ट है ₹15 इंटू 8 माइनस एक्स माइनस वाई, 10 into 5 minus x, 12 into 5 minus y and 10 into x plus y minus 4. तो ये हो जाएगा हमारा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. कॉस्ट इज 16x plus 10y plus 10 into 5 minus x plus 12 into 5 minus y plus 10 into x plus y minus 4 plus 15 times 8 minus x minus y which is equals to, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 16x minus 10x मतलब plus 6x plus 10x 16x minus 15x, तो क्या हो जाएगा x only. ओके, अब क्या बचा y, 10y माइनस 12y माइनस 2y माइनस 2y प्लस 10y 8y माइनस 15y, तो माइनस 7y हो जाएगा. माइनस 7y. अब कांस्टेंट कितने हैं हमारे पास, ये होगा 50 प्लस 60 माइनस 40 प्लस 15 इंटू 8 विच इज टोटल प्लस 190. ओके, तो हमारा जो Z1 है वो हो जाएगा Z1 इक्वल, ये जो है हमारा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज x माइनस 7y प्लस 190. ओके, तो 190 हम नहीं रखेंगे वो कांस्टेंट है. ओके, तो हमारा जो है आंसर वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज
z इज इक्वल्स टू x माइनस 7y। ओके, इसको मिनिमम करना है हमें। ओके, तो x और y की वैल्यू जो भी है वो यहाँ पे रखेंगे। 190 इज नॉट दैट मच अफेक्टेड क्योंकि वो कांस्टेंट है, यहाँ पे x और y वेरिएबल नहीं है, तो वहां पे कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ओके, एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हमें क्या मिला? x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू 8, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, y इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, x प्लस y is greater than or equals to 4, x is greater than or equals to 0 and y is greater than or equals to 0। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया सब? कोई डाउट? Yes, ma'am. No, ma'am. ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं।